नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड्स बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग अब एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट्स की ओर रुख कर रहे हैं और खासतौर पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुअल कंसल्टेंट पल्लव जी के साथ वास्तु मिथ्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि प्रॉपर्टी भले कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन पहलुओं पर हमें खास गौर करना चाहिए और इससे जुड़े जो मिथ्स हैं उनको हम क्लैरिफाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। पल्लव जी, वास्तु लिविंग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? शुक्रिया जी, बहुत अच्छे। पहले तो आपको बताऊं कि हमारा जो पिछला एपिसोड स्लीपिंग डायरेक्शन से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, बहुत सारे ईमेल्स आए और जो उनको कंफ्यूजन्स थी, मेरे ख्याल ये हमारी वास्तु और मिथ्स सीरीज जो है, लोग उसको काफी सराह रहे हैं। विकास जी, वैसे जब मैं बाहर लोगों से मिलती हूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि वास्तु लिविंग को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि वो जो आपका सवाल पूछने का तरीका होता है, जिस तरह से आप बातें करते हो, लोगों को ऐसा लगता है कि बस जैसे दिमाग में आता है और विकास जी तुरंत उसको स्क्रीन पे भी पढ़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल तक मैं ये कहूंगी कि वास्तु लिविंग की जो क्रेडिट है, जो इसका जो यश है, वो आपको जाता है। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम सबका टीम वर्क है, हमारी पूरी टीम जो इसको अच्छे से एडिट करती है, पैकेज करती है। आपकी तरफ से एकदम सही, सरल, आसान तरीके जो आप सॉल्यूशंस बताते हैं, रेमेडियल साइंस जो आप बताते हैं, वो मेरे ख्याल मैजिकल है, वो मिरेकुलस रिजल्ट्स दिखाती है। पल्लव जी, आज का जो विषय है हमारा खास वास्तु मिथ्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से जुड़ा, और वो प्रॉपर्टी भले कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल, उसके बारे में क्या कहें? कैसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है आपने। आप हमेशा चुनिंदा विषय सिलेक्ट करते हो, लेकिन आज के विषय में खास बात यह है कि हमारी जो ये सीरीज है वो वास्तु एंड मिथ्स के बारे में। लोगों की सबसे ज्यादा गलतफहमी वास्तुशास्त्र में क्या है, तो ये जो विषय के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि ये सब्जेक्ट ही अपने आप में वास्तु और मिथ्स के साथ बैठता है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोगों के दिमाग में ये बात है कि मैं खुद का घर लेता हूँ तब वास्तु करना पड़ेगा, मेरे को कमर्शियल प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो पार्टनरशिप में मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं पल्लवी, तो वहां पे तो मुझे वास्तु नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो ये भी एक वास्तु एंड मिथ्स है। जिस चीज जमीन के साथ आप जुड़ते हो, जिस चीज रियल एस्टेट में दुनिया के किसी भी कंट्री में, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, आप उसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन 2%, 20% और 100% और 50%, जितने भी परसेंटेज आप उसके साथ रखते हो, वो तमाम जमीन, वो तमाम जगह का अर्थ लक आपके ऊपर इफेक्ट करता है, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे उस रियल एस्टेट में कुछ भी होता है, आपने वहां पे जाके इंडिया में जमीन खरीदी है, आपने यहाँ से कनाडा के अंदर कुछ घर खरीदे हैं, आप यहाँ पे रह रहे हो, या कनाडा के लोग यूएस में आके घर खरीदते हैं, और उस घर में कुछ भी होता है, उस घर के जो टैक्स होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, उस घर की जो मेंटेनेंस होती है, वो सब उस ओनर को करनी पड़ती है, बिकॉज वो पेपर पे होते हैं। आजकल एक ऐसा ट्रेंड बहुत चला है, काफी सारे लोग ऐसा कॉल करते हैं कि पल्लवी, हम 2 दोस्त हैं, साथ में मिलकर रियल एस्टेट बाय कर रहे हैं, तो वास्तु की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो उनका पार्टनर साथ में है। यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूंगी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु, खुद की अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई प्रॉपर्टी का वास्तु, पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा लोगों के साथ अगर आप जुड़ते हो, सभी चीजें वास्तु में इक्वल इंपॉर्टेंस है। अलग अलग तरह की डेफिनेशन के हिसाब से, अलग अलग तरह के पार्टनर के स्ट्रक्चर के हिसाब से आपके ऊपर उसका इफेक्ट भी अलग अलग आता है। लेकिन जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, जहाँ पे आप 20% पार्टनर हो, सब चीज वास्तु शास्त्र में और वास्तु कंसल्टेंट के नजरिए से इक्वल है। और कई बार बहुत कम लोगों को पता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर गलत प्रॉपर्टी पे नाम चढ़ने से आपका करंट बिजनेस, आपका करंट घर और आपकी आज की प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि आपकी करंट प्रोफाइल भी डिस्टर्ब हो सकती है। जी, तो बहुत अच्छे उदाहरण आपने दिए कि हो सकता है कि आप सिंगल ओनरशिप वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हो सकता है पार्टनरशिप में करें, हो सकता है कि फैमिली के किसी सदस्य के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तो उन एस्पेक्ट्स पर तो थोड़ी बातचीत होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं पल्लवी जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भले वो
कमर्शियल हो रेजिडेंशियल, उस और बढ़ू, मुझे इजाजत दीजिए पूछने के लिए कि कई लोगों से बात होती है तो भले ही वो मजाक में कह देते हो, लेकिन वो एक अपनी बात रख देते हैं। वो ये बोलते हैं कि यार हमारे तो नसीब में ही नहीं है कि हम प्रॉपर्टी जिधर रह रहे हैं उसी को संभाल लें, बहुत बड़ी बात है, कहीं और इन्वेस्ट करने के बारे में तो हम सोच ही नहीं पाते। जी, इन लोगों के बारे में या ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों के बारे में, उनके बारे में क्या कहेंगे? फिर हम जो हमारा आज का विषय है उस और तो ध्यान देंगे ही। सबसे पहले मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते और अपने सारे एक्सपीरियंस से कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जितनी भी बार कोई भी तरह की प्रॉपर्टी में नाम रखा हुआ हो, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब वो किसी चीज को रेंट करते हैं, वहां पे टेनेंट होते हैं, तो वहां पे उनको काम अच्छा चलता है, फायदा पहुंचता है। इसी वास्तु लिविंग के प्रोग्राम ने हमने खास एक तरह का शो किया था कि एक क्लाइंट जो थे हमारे, वो उनको गैस स्टेशन लेते रहते थे। जब उन्होंने अपने नाम पे उस गैस स्टेशन को खरीद लिया, जिस गैस स्टेशन को उन्होंने 7 साल पहले लीज किया था, वहां पे अच्छा पैसा बना और उसी जगह के ओनर के लैंडलॉर्ड के साथ उन्होंने डील बना के उसको 7 साल के बाद खरीदा। जब जिस दिन से उन्होंने खरीदा तब से उनका बिजनेस जो है वो करीबन ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि जमीन में लक होना ये भी एक अपने आप में गॉड ब्लेसिंग हो सकता है। कई बार अगर आपको रियल एस्टेट सूट नहीं करता है तो उस कंडीशन के अंदर जोर जबरदस्ती रियल एस्टेट में नाम डालने से बहुत नुकसान होता है। और कई बार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की शुरुआत ही अगर इस प्रोग्राम की मैं वहां से करना चाहूंगी कि काफी सारे लोगों को रियल एस्टेट के साथ लेन देन ना हो। जिस रियल एस्टेट को आपने खरीदा है उससे रिलेटेड नेचर ऑफ वर्क के साथ अगर लेन देन ना हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु आपके लिए उल्टा भी हो सकता है और वहां पे नाम डालने की वजह से आपको काफी हद तक परेशानियां ऐसी शुरू हो सकती है जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। सिंपल लॉजिक ये है कि जितनी बार आप कोई भी जमीन खरीदते हो, जितनी बार आप कोई भी रियल एस्टेट में किसी के साथ पार्टनरशिप करते हो, चाहे वो प्रॉपर्टी दुनिया के किसी भी कोने हो, उसके बाद अपनी लाइफ के 365 दिन का एक बैलेंस शीट बनाओ। अगर वो नई आने वाली जमीन कुछ अच्छा लक लेकर आई है, चाहे वो 20% पार्टनरशिप में हो, 9% पार्टनरशिप में हो कि 60%, परसेंटेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो जिस तरह की जमीन के साथ आप जुड़े हो, अगर वो 365 दिन तक वो जमीन ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, इसका मतलब आप जाने अनजाने में फॉर्चुनेटली ऐसे ही सही दशा में पहुंच गए। अगर 365 दिन के बाद, 1 साल के बाद जैसे ही वहां पे विपरीत परिणाम शुरू हो जाते हैं तो ठहरना है, सोचना है और ये डिसाइड करना है कि भैया अभी ऐसा नया क्या खरीदा, ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट डाला, कहाँ पे पार्टनरशिप में दाखिल हो गए, क्या ऐसा रियल एस्टेट खरीद लिया जिसकी वजह से अभी आपकी करंट पोजीशन जो है वो मुश्किल में आ रही है और आप धीरे धीरे माइनस की ओर जा रहे हो। तो जमीन हमेशा अपने साथ एक तकदीर लेकर आती है, वो आपको प्रॉस्परस भी कर सकती है या वो आपको परेशान भी कर सकती है। दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम पल्लवी जी के साथ आज के विषय की और तह में जाएंगे, उसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में खास तौर पर शुरुआत हम दूसरे सेगमेंट की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से करेंगे कि वो सिंगल ओनरशिप हो, पार्टनरशिप में हो तो किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और फिर रेजिडेंशियल के साथ साथ हम कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में भी पल्लवी से समझेंगे। एक छोटे से अंतराल के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। दूसरे सेगमेंट की शुरुआत सीधा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। जो लोग बाग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन बनाए हुए हैं, सोच रहे हैं, वास्तु के नजरिए से आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहें? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु जो है वो 2-3 तरह से काम करता है। पहली बात, जिन लोगों के साथ आपने कोई पार्टनरशिप में चीज खरीदी है, अगर वो ऑन पेपर वास्तु यानी कि वो पार्टनरशिप के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है वो आपके लिए सही ना हो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपको नुकसान हो सकता है। अगर बात कुछ हद तक घर के लोगों के साथ बनी हुई पार्टनरशिप है, पति पत्नी की पार्टनरशिप, बच्चों के साथ पार्टनरशिप, ब्रदर लाइक बहुत ही नजदीक के रिलेशनशिप में पार्टनरशिप है,
तो उस कंडीशन के अंदर उनके साथ आप 3-4 पार्टनरशिप और दूसरी लोकेशन पे कर चुके हो, यानी कि ये पहली LLC नहीं है, इससे पहले सेम कॉम्बिनेशन आपने 2-3 जगह पे यूज किया है और वहां पे सब कुछ सही था। तो उस कंडीशन के अंदर जब कभी भी आपको नुकसान होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पार्टनरशिप कॉम्बिनेशन की परेशानी आपके लिए नहीं है, क्योंकि पहले के 3 सक्सेसफुल थे। लेकिन जिस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की आपने दिशा को सिलेक्ट किया है, जहां पे आपने चीज को खरीदा है या फिर उसको रेंट किया हो, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डायरेक्शन आपके लिए सूटेबल नहीं है और वहां पे कई बार आपको नुकसान होता है। मेरी क्लाइंट है जो कि शिकागो बेस है, उनके वहां पे काफी ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने पूरी लाइफ में ज्यादातर चीजें खुद के नाम पे खरीदी है। वो अपने अलावा अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को, उनकी वाइफ को, बच्चों को, किसी भी व्यक्ति का नाम कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी में नहीं डालते हैं। तो ऐसा हमेशा होता रहता था। एक बार उनकी वाइफ ने उनके साथ किसी भी वजह से कोई नाराजगी बताई और उन्होंने कहा कि आप हमेशा अपने नाम पे लेते हो, मेरी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। जबकि वो बहुत ही अच्छा कपल था, लेकिन वाइफ ने बोलने में बोल दिया। मेरे क्लाइंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल थे। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि पल्लवी, मेरे को मेरी वाइफ ने कहा है कि मैं उसके नाम पे कुछ लेना चाहता हूँ, डू यू थिंक कि मैं उनके अकेले नाम पे लूँ या मैं अपना नाम नहीं डालना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि आज आपने पहली बार सवाल पूछा और पहली बार एक अच्छी पॉजिटिव आपने तैयारी बताई है कि मुझे अपनी वाइफ के नाम पे डालना है। तो आप एक काम करो, मैं आपको एक अनुभव के लिए एक बात बताती हूँ कि एक प्रॉपर्टी खरीदो जो सिर्फ आपके वाइफ के नाम पे हो। जितनी प्रॉपर्टी आपने इतने सालों में 10 प्रॉपर्टी बनाई, जितने स्ट्रगल, जितने टाइम फ्रेम में आपने ये बनाई है और खड़ी की है और उसको मेंटेन करते हो, उसे बहुत ही लेस मेहनत के अंदर, बहुत ही लेस हार्डवर्क के अंदर आपकी वाइफ के नाम पे हुई बनी हुई प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी से मिलियंस टाइम्स आपको बेटर रिजल्ट दे सकती है। उस तरह का डायरेक्शन चार्ट उनका है। तो बात सुन के वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। बोले फिर आपने कहा क्यों नहीं इससे पहले? मैंने कहा मैंने तो बहुत बार बोला कि आप किसी का नाम डालना चाहते हो, भैया डालो, अपनी वाइफ का नाम कहीं यूज करो, लेकिन आप बोलते थे कि नहीं, मेरे को सब अपने नाम पे करना है, मैं उनको रिस्क देना नहीं चाहता। उनकी भी भावना पॉजिटिव थी। ये बात सुन के उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी। पहली प्रॉपर्टी हमने शिकागो में खरीदी। करीबन 6 to 8 मंथ के बाद उस प्रॉपर्टी के अंदर उनको फॉर्चुनेटली, कोविड का बेनिफिट कह दो या किसी भी चीज का बेनिफिट कह दो, एक्सक्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस दाम से हमने खरीदी थी उसके नेक्स्ट डोर कुछ इस तरह की बड़ी इंटरनेशनल मतलब बड़ी कंपनी आ रही थी और उनको स्पेस की जरूरत थी। तो उन्होंने हम जो चाहते थे उससे ज्यादा कीमत के अंदर उस प्रॉपर्टी को उन्होंने बाय आउट कर दिया। मतलब उनको काफी बड़ा फायदा हो गया, उससे वो और ज्यादा इंप्रेस हो गए। फिर हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी फिलहाल इंडियाना में खरीदी। उस प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने वो पूरी मल्टी फैमिली बिल्डिंग है, उस प्रॉपर्टी के अंदर 100% ऑक्यूपेंसी है। प्रॉपर्टी के अंदर जितना उन्होंने उस प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट डाल के बैंक लोन दिया है और जो भी तरह की प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी थी, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बन गए कि प्रॉपर्टी बहुत जल्दी पेड आउट हो गई, उसके पूरे प्रॉफिट मिल रहे हैं। अब ये दोनों चीज उनको इतनी इम्प्रेस कर गई और उनको इतना अच्छा लगा, तो तीसरी प्रॉपर्टी बाय करते वक्त उन्होंने कहा कि अब मैं अपने और अपनी वाइफ के नाम पे पल्लवी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। ये मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ बात आपसे। और ये पूरी प्रोग्राम जो हमारा वास्तुलीन का, वो भी जरूर देखते हैं, उनको पता है कि मैं किसके बारे में बात करी हूँ। तो उस वक्त मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे अभी इसमें आपका नाम नहीं डालना, अभी कंटिन्यू विथ ओनली हर, और सारे इन्वेस्टमेंट मैं उनके नाम पे करती रहूंगी। रिस्क आप अपने नाम पे लो, बिजनेस आप अपने नाम पे करो, लोन आप अपने नाम पे करो। मुझे आपकी वाइफ जो है वो बिल्कुल क्लीन, क्लियर और इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, और उनका डायरेक्शन चार्ट बहुत ही अच्छा है और जो आपको अच्छा फायदा करके देगा। और तीसरी प्रॉपर्टी अभी जो मैं उनकी इतने कम वक्त में ले रही हूँ, वो भी मैं उनकी वाइफ के नाम पे ले रही हूँ, और मेरे को 17 तारीख को उनके पास जाना भी है। मेरी फ्लाइट उन्हीं के लिए है, जिसकी वजह से नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही तरह के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे संकुचित मानस, संकुचित बिजनेस। कोई एक ही चीज में आप अपनी पूरी जिंदगी कॉलू की बेल की तरह पिसते रहते हो और आपको लगता है कि मैंने ना बहुत पैसा बनाया, मेरा घर चलता है। घर चलना और पैसा बनाना दोनों में फर्क होता है। पैसे कमाना और प्रॉस्पेरिटी दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु ये कहता है कि जो ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाए जिनके लिए वहां पे मेहनत ना करते हुए उनका सिर्फ नाम का प्रयोग आप करते हो, और फिर भी वो रियल एस्टेट बिना हार्डवर्क, बिना एक पैनी की मेहनत के बिना, जस्ट उनके नाम पे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने से वो प्रॉपर्टी आपके लिए प्रॉस्परस हो सकती है। वो होता है राइट पर्सन जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपको फायदा पहुंचाता है। आपके घर में बेटा, बेटी, ब्रदर, आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वास्तु कंसल्टेंट की नजरिए आइडियल उस व्यक्ति के लिए होती है
जो सिर्फ मेहनत करके पैसे बनाने वाले लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप रियल एस्टेट में कहीं पे भी जो सही दशा है वहां पे उनका नाम इन्वेस्टमेंट कर दो, उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की ले लो, वो प्रॉपर्टी अपने आप ऑटो पायलट पे चलेगी, उसके सारे काम अपने आप होते हैं। वहां पे होने वाली एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा स्मूथ लेवल पे चलती है। और उस तरह के लोगों को जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिए ढूंढ के उनके साथ जब पार्टनरशिप करते हो या सोलो चीजें बाय करते हो, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और फायदा ही दिखाई देता है। जब आप ये समझा रहे थे उसी वक्त मेरे दिमाग में कुछ ऐसी फैमिलीज का भी खास एक फैमिली का ध्यान आ रहा था जहां पर जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी उन बच्चों को अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या जो मिली है उसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत सारी है। मतलब जिस घर में रहते हैं वो फादर के जाने के बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जो बच्चों को मिली और उनकी मदर को मिली। अब वो ये भी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जब मिली थी, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनको मिली थी उस वक्त तो बहुत सारी थी, लेकिन किसी कारणवश जो है लोग बाग उसकी देख रेख नहीं कर पा रहे और वो प्रॉपर्टीज अब कम होती जा रही है। उनके पास ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी रुक नहीं रही है प्रॉपर्टीज, देर सवेर वो बिकती चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति भी होती है कुछ लोगों के साथ, और यदि वो उस माहौल से, उस परिस्थिति से निकलना चाहें तो वास्तु कैसे मदद कर सकता है? जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रास नहीं आती या फिर उनको रियल एस्टेट ही रास नहीं आता, उनके लिए रेंटल अच्छा है। उसके बाद हमने ये कहा कि कई बार ऐसा होता है कि घर का कोई एक व्यक्ति इतना सक्षम होता है, इतना पावरफुल होता है कि वो पूरा एम्पायर खड़ा हो सकता है। तो आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है कि लोगों को अपनी हेरिडिटी की ओर से, अपने फैमिली की ओर से, अपने पूर्वजों की ओर से जो फैमिली उनको वारिसदार के तौर पे मिलती है वो कई बार उसको बैलेंस नहीं कर पाते। ये सब चीजें होती कैसी है? जैसे हम कहते हैं कि कोई भी अन्न के ऊपर ये कहावत बहुत ही फेमस है कि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का। इसका मतलब ये हुआ कि हर दाने के ऊपर ये बात तय है कि इसी व्यक्ति के पास उसको जाना है और यही उसका उसके अंदर वहां पे उनका जो तकदीर है वो उसको खाना खाने के लिए उतने तक पहुंचते लेकर आती है। जमीन का वास्तु भी कुछ ऐसा ही है कि हर जमीन के ऊपर खरीदने वाले का, हर जमीन के साथ जुड़ने वाले का, हर जमीन को आपको कहीं ना कहीं से कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए, कुछ वक्त के लिए भी वहां पे ओनरशिप चेंज होने वाले लोगों का नाम लिखा होता है। क्योंकि वास्तु ये कहता है कि जमीन के जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं मोर देन 25%, उसमें अलग अलग तरह के लोग आते हैं और जाते हैं। लेस देन 10%, लेस देन 25% में 2%, 1%, 3% इस तरह के वाइब्रेशन जिस प्रॉपर्टी पे होते हैं वहाँ पे ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ ग्रेवयार्ड बनते हैं। वहाँ पे कोई फैमिली, कोई बसेरा नहीं होता है, वहाँ पे कोई बिजनेस नहीं बनता है। ऐसी जो जमीन जो होती है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेवयार्ड के काम में आती है, वो भी जमीन का एक अपना तकदीर है कि घूमते घूमते ग्रेवयार्ड यहीं पे बना। इतने सालों तक ग्रेवयार्ड से आगे शहर बस गए, लेकिन फिर भी कुछ जगह जो होती है वो उसके लिए नियमित हो जाती है, उसके लिए नियुक्त हो जाती है। उसी तरीके से जितनी बार आप अपनी पूरी जिंदगी की जर्नी के दौरान अलग अलग जगह पे घूमते हो, वास्तु का फायदा आपको अपने जीवन को संवारने में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। अगर आपको ये पता है कि आपका वास्तु क्या है, आपको वास्तु शास्त्र को नहीं पढ़ना है, ना गूगल का वास्तु अप्लाई करना है, ना मंदिर का वास्तु अप्लाई करना है, ना प्रिस्ट का वास्तु अप्लाई करना है, ना ही एस्ट्रोलॉजी का वास्तु अप्लाई करना है। आपको सिर्फ अपना इंडिविजुअल अपना वास्तु देखना है कि मेरे लिए कौन सी दिशा सही है और मेरे लिए कौन सी दिशा गलत है। अब आपको अपनी फैमिली की ओर से, अपने पूर्वज की ओर से कोई प्रॉपर्टी मिलती है और उसमें अगर आपने अपनी दिशा के हिसाब से सिलेक्शन करके उसको कंटिन्यू लंबे अरसे तक रखा है, तो उस प्रॉपर्टी को मिलने के बाद, आप उसका जुड़ने के बाद आपको फायदा बना रहेगा। आपको वारिसदार के तौर पे मिली है लेकिन दिशा आपके लिए सूटेबल नहीं है, और आपको फॉर्चुनेटली जानकारी भी है कि दिशा मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो उसी प्रॉपर्टी को या तो आप अपनी फैमिली को डोनेट करके, चैरिटी करके, या उसको सेल करके कुछ और प्रॉपर्टी को बाय करके सही दिशा के साथ कायम कर सकते हो। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।
स्वागत आप सबका एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वास्तु लिविंग। आज पल्लवी जी से बातचीत हो रही है वास्तु मिथ्स एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। इससे पहले कि हम आज के विषय पर बातचीत को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा वास्तु दोष और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली वजह होती है लीगल प्रॉब्लम्स की। एज अ वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि जितनी वास्तु के अंदर अलग अलग तरह के टिप्स प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, उस प्रॉपर्टी से आप अपना नाम निकालना चाहते हो, बेच देना चाहते हो, जो भी तरह की आपकी कोशिश है वो जितनी पावरफुल होती है, उसी तरह की वास्तु के टिप्स आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से लीगल प्रॉब्लम में से आपको बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपको वास्तुशास्त्र के हिसाब से 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, काफी सारी इंफॉर्मेशन व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होती है। डिस्प्यूट डेट ऑफ द प्रॉपर्टी, परचेस डेट ऑफ द प्रॉपर्टी या जिस दिन से आप उसके साथ जुड़े हो, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, कितने लोगों के नाम पे वो आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है। ये 3 बातें जो होती है वो साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु बनाती है और वो वास्तु डिसाइड करता है कि प्रॉपर्टी को कायम रखने के लिए, प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर्टी के अंदर से अपने आप को बाहर निकालने के लिए आपके लिए एग्जिट डोर, एंट्री डोर, उसको मेंटेन करने का तरीका कैसे रहेगा। कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से जहाँ पे कोई व्यक्ति ना हो और बात अगर समांतर स्तर पे करनी हो तो नॉर्थ वेस्ट दिशा यानी कि वायव्य दिशा 320 डिग्री, नॉर्थ वेस्ट काफी बड़ी होती है 300 से लेकर 360 डिग्री तक, लेकिन 320 डिग्री के अंदर इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन जो कि लीगल प्रॉब्लम्स के साथ जुड़े हुए लोगों को या कोई भी तरह के डिस्प्यूट से आप बहुत ज्यादा परेशान हो और आप इससे बाहर नहीं निकल पाते हो, तो 320 डिग्री जो है वो आपको काफी हद तक इस तरह के प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है वास्तु के नियम के अनुसार। जहाँ पे आप बड़ी मुश्किल से फंसे और अपने आप को कोई आप वहां से बाहर निकलने की एग्जिट नहीं ढूंढ पाते हो, तो ऐसे लोगों को इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह के पेपर वर्क दुनिया की किसी भी जगह आपने इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदी हुई हो 320 डिग्री पे रखनी चाहिए। जब आप पहले सेगमेंट में, दूसरे सेगमेंट में कमर्शियल रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के बारे में समझा रहे थे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसी फैमिलीज का मुझे ध्यान आ रहा था जिनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि जो सेकंड फ्लोर है उनका वो रेजिडेंशियल है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो कमर्शियल है। तो उस एक ही प्रॉपर्टी में कमर्शियल और रेजिडेंशियल एस्पेक्ट दोनों आ गए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अब क्योंकि रेजिडेंशियल के शायद हो सकता है कि नुआंसेस अलग हों, कमर्शियल के हो सकता है अलग हों, तो यहाँ पर इस तरह की फैमिलीज या तो उनके पास प्रॉपर्टी है तो वो क्या करें, जहाँ पर मान लो कि लिटिगेशन में प्रॉब्लम है, या वो इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो कोई लोग ऐसे हैं जो खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव होगा? ज्यादातर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी का वास्तु अपने आप अलग हो जाता है। जिन लोगों का स्प्लिट लेवल पे फ्लोर हो, यानी कि आप वहाँ पे कोई भी तरह के स्टेप फ्लोर पे पड़ता हो, वहाँ पे तो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे यानी कि एक ही फ्लोर के अंदर रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, ऐसी बातें बहुत ही कॉमन मॉडल इंडस्ट्री में दिखाई देती है। मॉडल इंडस्ट्री में आप देखोगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो होती है वो फ्रंट में होती है, घर का मतलब जगह का, मॉडल का ओनर उसी जगह पे रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके खुद के घर में जाने के लिए पीछे दरवाजा होता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले कैंसास सिटी में गई थी, वहाँ पे मेरे क्लाइंट की प्रॉपर्टी थी और उनकी जो मॉडल का एक्सेस था वो वेस्ट फेसिंग था, जो कि फ्रंट में पड़ता था। उनका खुद का घर का दरवाजा जो पीछे बना हुआ था, जहाँ से वो आते थे और जाते थे, वो साउथ वेस्ट का बना हुआ था। इस कंडीशन में उसके केस में ऐसा उल्टा काम था कि जो उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी थी उसकी दिशा अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, घर की दिशा सही नहीं थी। तो वहां पे हमने पहले करंट घर में रेमेडी की और उससे बिजनेस में काफी फर्क पड़ गया। उनको लगा कि भैया इतनी छोटी रेमेडी हमने की और हमें इतना फर्क है, तो मेरे को आगे चल के बहुत अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि सबसे अच्छा ये है कि बिजनेस तो सही है, सब कुछ सही है, आप अपना घर बदल दो क्योंकि घर की दिशा बदल जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कोई भी तरह का लिटिगेशन हो, आप सेम फ्लोर पे हो या आप स्टेप फ्लोर पे पड़ते हो, डजंट मैटर, आपको अपने घर के अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के वास्तु दोष के लिए रेमेडी करनी है और वो ही आपके लिए हेल्पफुल होगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं करना है। और ये जब बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में चल रही है तो उसके दौरान एक और मुझे अपनी प्रैक्टिस के
दौरान एक और बात याद आती है कि काफी सारे लोग इंडिया में, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे क्लाइंट है कोको बीच में, उन्होंने इसको बिजनेस बना रखा है। इंडिया में काफी ऐसा है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन, स्टैम्प पेपर, ये वो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, जिसकी वजह से आपने यहाँ से रहकर इंडिया में घर खरीदा, बिजनेस खरीदा, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, और जाने अनजाने में वो प्रॉपर्टी आपकी डिस्प्यूट में चली गई, और वो डिस्प्यूट को सॉल्व होते होते सालों साल बिक जाते हैं। तो इनका बिजनेस ये है कि वो हर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को बाय आउट कर लेते हैं विथ इंक्लूडेड डिस्प्यूट। उससे फायदा ये होता है कि प्रॉपर्टी की जो रियल एस्टेट की जो वैल्यू होती है उससे 50% कॉस्ट में वो जो ऑनर होता है वो बेच देता है कि कौन ये मुसीबत को कवर करे, कौन इसके साथ आगे निकले। तो इनका काम है सिर्फ डिस्प्यूट प्रॉपर्टी को खरीदना, या फिर अपने सोर्सेस से, अपने एंगल से, अपनी समझदारी से, खुद की अपनी लॉ फर्म से, पॉजिटिव वे से, लीगल वे से उस डिस्प्यूट को सॉल्व करके उस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लेना, यही उनका बिजनेस है। तो एक बार उनकी वाइफ ने मुझे पूछा कि पल्लवी, ये इतने सारी प्रॉब्लमेटिक जगह रोज खरीदते हैं, मुझे इसकी बहुत चिंता होती है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खुद ही एक दिन बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन ये इस तरह का उनका एक बिजनेस बना हुआ था। तो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी जबकि उनकी खुद की नहीं है, किसी और की है, तो काफी सारे लोग अलग अलग तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ जुड़ते हैं, अपनी, दूसरे की, किसी और का डिस्प्यूट, लेकिन फिर भी वास्तु के नजरिए से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु जो है वही उनके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो अलग अलग दिशा की डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में क्यों खरीदते ना हो। उनका फायदा यह है कि वो हमें हायर करके जितनी बार वो डिस्प्यूट प्रॉपर्टी लेते हैं एक ही सवाल पूछते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मैं रखूं कि इसको निकाल दूं। और मैं एवरी टाइम ये देखती हूँ कि इनके लिए सूटेबल है, तो मैं कहती हूँ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो, जल्दी हो जाएगी और आप उसको रखे रखो। कई बार मुझे लगता है कि उनके लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि वो कोको बीच में रहते हैं और प्रॉपर्टी इंडिया में होती है, तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसके बाद उसको मार्केट में बेच दो, और जो डिफरेंस होता है ले लो, लेकिन आप उसके साथ कंटिन्यू मत करो। आपके घर और बिजनेस का वास्तु हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वास्तु हो, सबसे पहले वास्तु शास्त्र का रूल से होता है कि जो व्यक्ति का नाम उस जमीन के साथ जुड़ता है, ऑन पेपर, ऑन साइट लोकेशन, वो व्यक्ति के लिए वो दिशाएं सूटेबल होनी चाहिए, शेप ऑफ द लॉट सूटेबल होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से वो शेरमुखी लॉट हो, उसके अंदर कोई भी तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो, उसका स्लोप लेवल सही ना हो, प्रॉपर्टी की डायरेक्शन सही ना हो, और इन्वेस्टमेंट जाने अनजाने में जिस तरह से हुआ हो, लेकिन फिर भी वो आपको आपकी आज की सिचुएशन में परेशान कर सकता है। और लोगों को इस बात का आइडिया तक नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वजह से कई बार मेरी रेगुलर लाइफ के अंदर भी, यानी कि मेरी रूटीन लाइफ में भी डिस्प्यूट हो सकता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasia.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का आसान सरल तरीका है pallavi@chellapara.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।